हीलियो 522 कब्रस से पराग जाने वाली एक तयशुदा मुसाफिर परवाज थी जिसका एथेंस, यूनान में स्टॉप ओवर था। 14 अगस्त 2005 को तैयारे का टेक ऑफ के फौरन बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता टूट गया। यूनान के करीब हादसे के नतीजे में जहाज में सवार 121 मुसाफिर और अमला हलाक हो गया। ये यूनानी तारीख के मुहलिक तरीन हवाई हादसात में से एक है। तैयारे के पायलट और को पायलट इंतहाई तजर्बाकार थे और परवाज से कबल ग्राउंड इंजीनियर के जरिए तैयारे की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई। इसे घोस्ट हवाई जहाज भी कहा जाता था। इसे घोस्ट तैयारा क्यों कहा गया? दौरान परवाज इसमें मुसाफिर और पायलट कहाँ गए? आने वाली वीडियो में सब तफसील से बयान किया जाएगा। अब तमाम ख्वातीन व हजरात को हक टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। बोइंग 737 निकनेम ओलंपिया कॉल साइन हिलियास 13 अगस्त 2005 बरोज़ हफ्ता लंदन के हिथरो हवाई अड्डे से लारनाका कब्रस के लिए रवाना हुआ और कब्रस के मकामी वक्त के मुताबिक 1:25 पर पहुंचा। फ्लाइट के अमले ने कैप्टन को बताया कि जहाज के अकब से ऊंची आवाज़ें आ रही हैं और सेल भी मुंजमद है। यह हवाई जहाज के तकनीकी लाग में भी दर्ज है। कप्तान ने ग्राउंड इंजीनियर 44 साला एलन एरोन को फ्लाइट का मुकम्मल मुआयना करने का हुक्म दिया। उसने प्रेशराइजेशन नॉब को ऑटोमेटिक से मैनुअल में तब्दील करके केबन प्रेशराइजेशन लीक को चेक किया। ये इस वक्त ज़रूरी है जब केबन प्रेशर को ज़मीन पर चेक किया जाता है। ये प्रेशराइजेशन मोड नॉब कॉकपिट में पायलट के सामने मौजूद है। इस नॉब का मकसद हुआ में रहते हुए हवाई जहाज के अंदर हुआ का दबाव और ऑक्सीजन दोनों को बरकरार रखना है। इंजीनियर एलन और उनकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया कि कोई लीक, कोई खराबी और कोई शोर नहीं। ये तमाम चीज़ें अब भी हवाई जहाज के तकनीकी लाग में लिखी हुई हैं। एलन और उनकी टीम से एक गलती ये हुई कि उन्होंने प्रेशराइजेशन मोड को मैनुअल से ऑटोमेटिक में तब्दील नहीं किया और यहाँ से तबाहकुन वाक़यात का सिलसिला शुरू होता है। हांस मिटन 58 साला जर्मन कॉन्ट्रैक्ट पायलट और फ्लाइट कैप्टन थे जो 35 साल से परवाज कर रहे थे और उनके पास कल 16,900 घंटे का तजुर्बा था। पाम्पोस चारलम्बोस फर्स्ट ऑफिसर था और उसके पास 7,548 घंटे परवाज का तजुर्बा था, जिसमें से 3,955 घंटे सिर्फ फ्लाइट हिलेरिस 522 पर थे। आंद्रियास पेड्रोमो को एक बीमार फ्लाइट अटेंडेंट की जगह बुलाया गया था। पहले तो वो इस बात पर राजी नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इसकी गर्लफ्रेंड भी इसी जहाज में फ्लाइट अटेंडेंट है तो उसने मान लिया। परवाज में 2 पायलट और अमले के 4 अरकान समेत 121 मुसाफिर सवार थे। इतवार 14 अगस्त 2005 सुबह 3:15 पर हवाई जहाज ने एथेंस के रास्ते पराग के लिए उड़ान भरनी थी। ये एक आसान और मुख्तसर परवाज थी, लेकिन जो बात उन लोगों को नहीं मालूम थी वो ये थी कि हिलियास 522 कप्तान हांस मिटन को ब्रिटिश एयरवेज ने 3 माह कबल ही डिस्चार्ज कर दिया था। इसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो आम हिफाजती तरीक़ाकार पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। ये कंपनी को भी मालूम नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पूछा। फर्स्ट ऑफिसर पिम्पोस को चेक लिस्ट में जल्दी करने की आदत थी। मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए दोनों पायलट अच्छे ताल्लुकात में नहीं थे। चूंकि फ़्लाइट शेड्यूल से थोड़ी लेट थी, लिहाजा दोनों पायलटों ने उजलत में चेक लिस्ट को चेक किया। इसलिए दोनों ने एयर प्रेशर नॉब को नज़रअंदाज कर दिया जो मैनुअल पर था। सुबह 6:07 पर जहाज़ ने टेक ऑफ किया। पहले चंद मिनट तक सब कुछ ठीक था, फिर 4 मिनट के बाद 6:11 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई हासिल करने की इजाज़त दी कि चूंकि प्रेशराइजेशन मॉड्यूल नॉब मैनुअल पर था, इसलिए केबन दबाव खुद ब खुद सीट नहीं हुआ और हुआ पुतली हो रही है। यहाँ तक कि कॉकपिट के डैशबोर्ड पर मौजूद मुतअद्दिद इशारे ये बताते हैं कि केबन में ऊंचाई गैर मामूली तौर पर ज़्यादा थी, जिसे इतने तजर्बाकार पायलट्स ने महसूस नहीं किया। फिर पहला अलार्म आया। पायलटों ने इसे मामूल की टेक ऑफ की खराबी समझा। अगर ये अलार्म तैयारे के टेक ऑफ के दौरान सुनाई देता है तो इसका ताल्लुक टेक ऑफ के मसले से हो सकता है, लेकिन अगर ये 10,000 फुट पर सुनाई देता है तो इसका मतलब है कि केबन प्रेशराइजेशन में मसला है और पायलट को फौरी तौर पर ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहिए। लेकिन दोनों पायलटों ने ऐसा नहीं किया।
6:14 पर 16,000 फुट की बुलंदी पर तैयारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि टेक ऑफ का अलार्म बज रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया। टेक ऑफ का अलार्म 10,000 फुट पर नहीं बज सकता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा, मैं आपको ग्राउंड इंजीनियर एलन से बात करवा दूंगा। दरीं असना एक और पेचीदगी पैदा हुई कि पायलट ने कहा कि वेंटिलेशन कूलिंग पंखे की लाइट्स बंद हैं। ग्राउंड इंजीनियर एलन ने जवाब दिया कि ये मामूल की बात है। फिर पायलट ने खुद कहा, नहीं, वो ऑन है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि चूंकि आलात कूलिंग लाइट्स और प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्शन नॉब दोनों कप्तान के सामने एक साथ हैं। ग्राउंड इंजीनियर को शक हुआ और उसने मोहतात अंदाज में कप्तान से पूछा, अगर आपका प्रेशर पैनल नॉब ऑटो मोड पर है? और कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्राउंड इंजीनियर को यह एहसास नहीं था कि दोनों पायलट हाइपोक्सिया का शिकार होने लगे हैं। हाइपोक्सिया जिस्म में कम ऑक्सीजन की वजह से होता है। इंसानी जिस्म पर हाइपोक्सिया के असरात अजीब होते हैं। पहले तो बीनाई खराब हो जाती है और फिर उलझन और बेतरतीबी तेजी से शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम आहंगी की कमी और फिर मिजाज में तब्दीली आ जाती है, जो किसी के लिए इंतहाई चिड़चिड़ापन और किसी के लिए खुशनुदी का बाइस बनती है। 15,000 फुट की ऊंचाई और मजीद चढ़ने से ये अलामात बहुत तेजी से सामने आ रही थीं। जब मास्टर लाइट ऑन होती है तो ये इस बात का इशारा है कि मास्क को मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होना था। वो मास्क फी शख्स सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन फराहम कर सकेंगे। हाइपोक्सिया की वजह से दोनों पायलट इस मसले को मंतिकी तौर पर हल करने से कासिर थे। इसकी बजाय दोनों पायलट आलात की कूलिंग लाइट से मशगूल हो गए, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम की वजह से आगे। 6:20 पर परवाज के टेक ऑफ के 13 मिनट बाद रेडियो खामोश हो गया। हम फर्ज कर सकते हैं कि केबिन के अंदर घबराहट होगी और मुसाफिरों के पास ऑक्सीजन के चंद मिनट बाकी होंगे। केबिन क्रू ने हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी की होगी, क्योंकि उनका ख्याल होगा कि पायलट अब परवाज को नीचे उतारेगा, लेकिन इसके बजाय तैयारा ऑटो पायलट पर था, जिसकी वजह से हवाई जहाज अभी तक ऊंचाई हासिल करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और आसपास के कई तैयारों ने राबता करने की कोशिश की और नाकाम रहे। फ्लाइट 522 अब भी ऐसा लग रहा था जैसे ये मामूल के मुताबिक काम कर रही थी। जमीन पर मौजूद टीमों ने फर्ज किया कि जहाज के रेडियो सिस्टम में कोई मसला है। हवाई जहाज के ईए नामी यूनानी जजीरे पर बार बार एक लूप बना रहा था। 8:23 पर इमरजेंसी लेवल को हाई अलर्ट कर दिया गया। यूनानी फिजाइया से राब्ता किया गया और 2 F-16 लड़ाका तैयारे रवाना किए गए। 8:32 पर सिर्फ 9 मिनट बाद F-16 के 2 पायलट इस तबाही को बयान करते हैं जो सबकी नज़रों के सामने आने वाला था। ज़मीन पर टीमें खौफजदा होकर सुन रही थीं जब उन्हें बताया गया कि फर्स्ट ऑफिसर पाम्पोस कंट्रोल पैनल के ऊपर लेटा हुआ है और कैप्टन हंस जर्गिन मार्टिन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि वो अपनी सीट के पीछे स्विच ढूंढते हुए बेहोश हो गया था। इस तैयारे को कोई नहीं उड़ा रहा था। 2 F-16 पायलटों ने यह बयान किया कि किस तरह तमाम मुसाफिर मुकम्मल तौर पर बेहरकत थे और उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे। 8:49 पर हवाई जहाज में एक साया आहिस्ता आहिस्ता कॉकपिट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। इस शख्स ने हेडफोन लगाया और अपना हाथ कंट्रोल पर रखा। F-16 के पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि वो कॉकपिट में मौजूद आदमी के लिबास की वजाहत करे। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि इसने यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नीली जैकेट पहन रखी है। कॉकपिट में मौजूद शख्स फ्लाइट अटेंडेंट में से एक आंड्रेस है, जिसने आखिरी वक्त में एक बीमार साथी को तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर की। एंड्रियस, तफ्तीशकारों को बाद में पता चलेगा कि वो एक काबिल पायलट था और ऐसा लगता था कि वो तैयारे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने बोइंग 737 पर कोई साबिका तरबियत नहीं ली थी। उस वक्त जहाज के बाईं इंजन में खराबी की वजह से आग लग गई। 8:49 पर दाएं इंजन को भी आग लग गई। इस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट ने बराह रास्त F-16 के पायलट की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाकर नीचे की तरफ इशारा किया। F-16 के पायलट ने भी उसकी तस्दीक की। तैयारा मुसलसल नीचे जा रहा था। F-16 के पायलट बार बार फ्लाइट अटेंडेंट को तैयारे को ऊपर उठाने के लिए कह रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
آخر کار پرواز ہیلیوس 5224000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے براہ راست ایک چوٹی سے ٹکرا گئی جس میں سوار تمام 121 مسافر ہلاک ہو گئے، جس کی تصدیق F-16 کے پائلٹ نے کی۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ حادثے کے وقت مسافر زندہ تھے۔ 181 صفحات پر مشتمل فضائی حادثے اور تحقیقاتی رپورٹ میں پائلٹوں اور زمینی عملے کی بے ضابطگیوں اور نگرانی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر کے آخری گھنٹے کے علاوہ سب کی غیر موجودگی میں ہیلیوس فلائٹ 522 کے بارے میں اکثر کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کیبن کریو فوری طور پر کاکپٹ میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے زمین پر موجود ٹیموں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یہ خاص طور پر حیران کن ہے کیونکہ ان کے پاس کئی گھنٹے آکسیجن اور کاکپٹ تک رسائی کا کوڈ تھا۔ لیکن شاید ہوائی جہاز میں آکسیجن کا نظام ہمیں ایک اشارہ دے سکتا ہے، کیونکہ ہنگامی آکسیجن سسٹم جہاز میں جس طرح سے کام کرتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ بالغ مسافروں نے آکسیجن کی سپلائی استعمال کر لی ہو۔ عملے کو 4 ایمرجنسی آکسیجن سلنڈر تک رسائی حاصل تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے 3 کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن کیسے اور کس انداز میں یہ واضح نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کیبن کریو میں سے کچھ نے اپنی آکسیجن سپلائی کو کئی چھوٹے مسافروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر دیتا، کیونکہ 34,000 فٹ پر ہائی وکسیا کے اثرات تقریباً 30 سیکنڈ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید دوسرے مسافروں کی مدد کرنے کے لیے عملہ نادانستہ طور پر خود کو ناکارہ بنا دیا۔ شاید یہ اس وقت کیا گیا تھا جب ایمرجنسی آکسیجن سلنڈر لاتے ہوئے ان کی اپنی آکسیجن ختم ہو گئی تھی، یا شاید اینڈریس اپنے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے پاس آؤٹ ہو گیا۔ حادثے کے متاثرین کے لیے وقف کی گئی یادگار یونان کے گاؤں گراماتیکو میں جائے حادثہ پر موجود ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں اور ہم ان کے جوابات کبھی نہیں جان پائیں گے۔